Hello friends, welcome on your my YouTube channel। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी का स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है प्रोकैरियोटा। प्रोकैरियोटा क्या है? प्रोकैरियोटा जो है ना, एक समूह का नाम है। क्या है? एक समूह का नाम है। तो जब क्या है कि प्रोकैरियोटा की आवश्यकता क्यों पड़ी, किसे कहते हैं हम प्रोकैरियोटा? ठीक है, तो प्रारंभ में जब जंतुओं का वर्गीकरण किया गया था, उस दौरान जंतुओं के वर्गीकरण में समस्त सूक्ष्म जीवों को भी किसके अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया? जंतु एवं वनस्पति जगत के अंतर्गत रख दिया गया था। अर्थात उनमें कोई अंतर नहीं देखा गया। परंतु धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, नॉल एवं रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया, तो उसके पश्चात है ना, इन सूक्ष्म जीवों की संरचना का पता चलने लगा और इन्हें जंतु जगत और वनस्पति जगत से अलग रखा गया और एक नए जगह प्रोटिस्टा, मोनेरा है ना आदि बनाए गए। राइट। तो जो प्रोटिस्टा और मोनेरा जगत हैं, ये क्या किए गए? जंतु जगत और वनस्पति जगत से अलग किए। राइट। तो उन्हीं में वर्गीकरण में ही जो प्रोकैरियोटा है, यह प्रोकैरियोटा ये क्या है? समूह है। क्या है? ये समूह है। ठीक है, जिसका अर्थ जो है ना, दो शब्द है इसमें, प्रो प्लस कैरियोटा। ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या हो गया? प्रिमिटिव। कैरियोटा, कैरियोटा का मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्र या कैरियो। यानी कि जंतुओं का ऐसा समूह जिसमें प्रिमिटिव केंद्रक पाया जाता है, यानी आदिम केंद्रक पाया जाता है, वह समूह क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटा समूह कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटा समूह कहलाता है। अर्थात इसमें केंद्रक विकसित प्रकार का नहीं होता है। इसलिए इस प्रोकैरियोटा के अंतर्गत हम जो है ना, किन किन का अध्ययन करते हैं? एक तो बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, जीवाणु का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन इसके अंदर करते हैं हम प्रोकैरियोटा के अंदर। ठीक है, तो जब इसके अंदर हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, तो जो हमारा आगे का स्टडी का पर्पज बनता है, वो बनता है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये कैसे जीव हैं, किस तरह की इनकी संरचना होती है, इनके कैसे लक्षण होते हैं, ये किस प्रकार के आकार एवं आकृति के होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें जब पता चल जाता है कि प्रोकैरियोटा के अंतर्गत जीवाणु आते हैं, तो इन सब की चीज की हमें जानकारी होनी आवश्यक है। तो आइए हम जो है सबसे पहले जीवाणु के लक्षणों के बारे में बात करते हैं कि जीवाणुओं के लक्षण क्या होते हैं, किस तरह के दिखते हैं, ये इनको प्रोकैरियोटा में क्यों रखा गया है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपने अभी जाना कि जो प्रोकैरियोटा है ना, कैसा है? प्रिमिटिव केंद्रक वाला है। अर्थात इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। राइट। सुविकसित केंद्रक से हमारा तात्पर्य जो है वो क्या है कि जो केंद्रक है ना, केंद्रक कोशिका के अंदर कहाँ पाया जाता है? मध्य में पाया जाता है। ये तो जो केंद्रक है, यह सुविकसित नहीं पाया जाता है। सुविकसित का मतलब है कि जो केंद्रक है, वह उस केंद्रक के चारों तरफ
केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, राइट, यानी कि अल्प विकसित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसके कारण उस प्रकार के केंद्रक को आदिम केंद्रक या अल्प विकसित केंद्रक कहते हैं, राइट। तो इस तरह से जो है, अब हम जीवाणु के लक्षणों के बारे में बात करें तो जीवाणु के लक्षण कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जीवाणु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इस संदर्भ में जब हम बात करते हैं ना, तो जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। यानी कि सर्वव्यापी का मतलब है सभी जगहों पर व्यापक रूप से पाए जाते हैं। चाहे स्थल ले लो, चाहे थल ले लो, चाहे नभ ले लो, सभी जगह पर व्यापक रूप से पाए जा सकते हैं। ये अत्यधिक गर्म झरनों से लेकर के अत्यधिक ठंडे स्थानों तक पाए जा सकते हैं। इसके कारण इनको क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी कहते हैं। जीवाणु कैसे हो गए? सर्वव्यापी हैं, राइट। दूसरा लक्षण देखें तो वही बन जाता है कि ये कैसे होते हैं? आदिम केंद्रक वाले होते हैं, अर्थात इनमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, सुविकसित केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, राइट। अगला लक्षण की यदि हम बात करें तो जो अगला लक्षण होता है वो अगला लक्षण क्या होता है? देखिए कि जो इनमें केंद्रक झिल्ली के विकसित न होने के कारण जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वह अनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में ही बिखरा हुआ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में ही बिखरा हुआ पाया जाता है। और जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वह अनुवांशिक पदार्थ डीएनए व आरएनए हो सकता है। कुछ जीवाणुओं में डीएनए और अधिकांश जीवाणुओं में कैसा पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है, राइट। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं इनमें सुरक्षा हेतु कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन सेलुलोज की बनी नहीं होती है। पादपों में तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, जबकि इनमें सेलुलोज की बनी नहीं होती है। तो इनमें किसकी बनी होती है? म्यूकोपॉलीपेप्टाइड अथवा किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, राइट। इसके अलावा इसमें ना स्पष्ट कोशिकांग नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, गोल्गी निकाय, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये नहीं पाए जाते हैं, राइट, समझ आया। इसके अलावा कुछ जीवाणुओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि अधिकांश जीवाणुओं में हरित लवक अनुपस्थित होता है। अर्थात अधिकांश जीवाणु कैसे होते हैं? विषम कोशी होते हैं, कुछ जीवाणुओं को छोड़ करके, राइट। इसके अलावा इनमें जो राइबोसोम होते हैं ना, राइबोसोम जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, 70S प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें जो जीवाणु है ना, जीवाणुओं में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? श्वसन मीजोसोम के द्वारा होती है। अब स्टूडेंट मीजोसोम क्या है ये चीज जानते हैं। मीजोसोम क्या है? देखिए कि जब हम जीवाणु कोशिका की संरचना पढ़ेंगे आगे, अगली वीडियो में जीवाणु कोशिका की संरचना पढ़ेंगे हम, तो उसमें ये जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति होती है। इसके अंदर जो कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाई जाएगी? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है ना, वो अनेक अंतर्फलन बनाते हुए पाई जाती है। इस तरह से अनेक अंतर्फलन बनाते हुए पाई जाती है, ठीक है। इन अंतर्फलनों को ही हम क्या कहते हैं? मीजोसोम कहते हैं। यानी कि कोशिका झिल्ली में अनेक अंतर्वलन पाए जाते हैं। अंतर्वलन, ये अंतर्वलन है,
इन अंतर बलनों को ही क्या कहते हैं? मीजोसोम कहते हैं। और ये मीजोसोम किसमें सहायक होते हैं? श्वसन में सहायक होते हैं, राइट। तो इस तरह के जो होते हैं जीवाणुओं के लक्षण होते हैं। ये जीवाणु जो होते हैं ना, किन किन के साथ समानता रखते हैं? पादपों के साथ समानता रखते हैं। पादपों के साथ कैसे रखते हैं? कि इनमें पादपों के समान कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु सेलुलोज की बनी नहीं होती। कुछ जीवाणुओं में पादपों के समान हरित लवक पाया जाता है। इस तरह से इनमें पादपों के समान लक्षण पाए जाते हैं। कुछ जीवाणुओं में नील हरित शैवाल के समान लक्षण पाए जाते हैं। जिस तरह से नीली हरित शैवाल कार्य करती हैं, उसी तरह के कुछ जीवाणु नीली हरित शैवाल की तरह कार्य करते हैं, राइट। जबकि कुछ जीवाणु प्रोटिस्टा के साथ संबंध रखते हैं, यानी प्रोटिस्टा जगत के साथ संबंध रखते हैं। एक कोशिकीय जंतु होते हैं जीवाणु, राइट। तो इस तरह से जीवाणु जो होते हैं पादपों के साथ, प्रोटिस्टा के साथ, इसके अलावा नीली हरी शैवालों के साथ समानताएं रखता है, राइट। तो इस तरह से ये जो है जीवाणुओं के लक्षण होते हैं। यदि आगे हम बात करें बैक्टीरियल साइज एंड शेप की, यानी जीवाणुविक आमाप की, तो जो जीवाणु होते हैं ना, जीवाणुओं के आकार एवं आमाप में काफी भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये अत्यधिक सूक्ष्म आकार से लेकर के थोड़े बड़े आकार तक के पाए जाते हैं। यदि देखा जाए ना, तो एक जो पानी की बूंद होती है, उस पानी की बूंद में खरबों जीवाणु पाए जा सकते हैं। कितने जीवाणु पाए जा सकते हैं? खरबों जीवाणु पाए जा सकते हैं एक छोटी सी पानी की बूंद में। मतलब इसका क्या हुआ कि जीवाणुओं का आकार सबसे छोटा है, बहुत छोटा होता है, बहुत माइन्यूट होता है, राइट। यदि जनरली देखा जाए तो जीवाणुओं का सबसे छोटा आमाप, न्यूनतम आमाप जो होता है 0.1 माइक्रोन होता है, 0.1 माइक्रोन होता है। और सर्वाधिक आमाप जो हो सकता है वो कितना हो सकता है? 60 गुना 6 माइक्रोन का हो सकता है, जो आपके सामने लिखा हुआ है, राइट। तो अधिकतम और न्यूनतम इतना आकार हो सकता है। यदि हम पॉक्सी जीवाणु की बात करें, कोकाई जीवाणु की बात करें और बैसिलस जीवाणु की बात करें, तो बैसिलस जीवाणुओं का आकार अपेक्षाकृत कोकाई जीवाणु के बड़ा होता है। इनका आकार 0.3 से 15 माइक्रोन होता है बैसिलस जीवाणुओं का, जबकि इनका आकार कितना होता है? 0.5 से 2.5 माइक्रोन तक होता है। तो आकार इनका बड़ा हुआ बैसिलस जीवाणुओं का, जबकि कोकाई जीवाणुओं का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। तो ये सारी चीजें आप जान चुके हो, जीवाणु के लक्षण जान चुके आप, है ना, समानता असमानता जान चुके आप। इसके अलावा जीवाणुओं के आकार एवं आमाप को जान चुके। ये सारी चीजें जान लेने के पश्चात हमें जो अध्ययन करना होता है वो करना होता है जीवाणुओं के प्रकार का, कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवाणुओं के जो प्रकार हैं, ये जीवाणु के प्रकार उनकी आकृति के आधार पर होते हैं, कि जीवाणु की आकृति कैसी है, ठीक है। तो पहले हमने आमाप पढ़ लिया है, अब आकृति के आधार पर हमें जीवाणुओं का वर्गीकरण पढ़ना है या जीवाणुओं का प्रकार पढ़ना है। प्रकार को हम क्या कह सकते हैं? वर्गीकरण भी कह सकते हैं। तो जब जीवाणुओं का वर्गीकरण करते हैं तो आकृति के आधार पर ये देखिए, पहले होते हैं बैसिलस जीवाणु। पहले कौन से होते हैं? बैसिलस जीवाणु, इन्हें इंग्लिश में कह सकते हैं रॉड लाइक, यानी कि छड़ाकार जीवाणु। ये कैसे होते हैं? छड़ाकार या दंडाकार या सवाकार होती। बैसिलस जीवाणु जो होते हैं किस तरह के होते हैं? रोड लाइक, रॉड मतलब छड़ को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? सलाखा भी कह सकते हैं और डंडा भी कह सकते हैं, डंडा। यानी कि किस प्रकृति के होते हैं? दंडानु प्रकृति के होते हैं। ये बैसिलस जीवाणु हैं। ये बैसिलस जीवाणु आकार में कैसे होते हैं? आकृति में 0.3 से 15 माइक्रोन के होते हैं। ये बैसिलस जीवाणु भी जो है ना, कैसे होते हैं?
डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस में तो जो छड़ाकार संरचना होती है कितनी होंगी? 2 होंगी। डिप्लो का मतलब 2, बैसिलस मतलब छड़ाकार संरचना। ये छड़ाकार संरचना है तो डिप्लोबैसिलस में इस तरह की संरचना कैसे होंगी? 2 होंगी। जैसे दोनों होगी, ये दोनों कैसे होंगी? छड़ाकार संरचना होगी। वो क्या होती है? डिप्लोबैसिलस। इसी तरह से स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस में क्या होता है कि जो छड़ाकार संरचना होती है ना, एक श्रृंखला में जुड़ी हुई पाई जाती है। इस तरह से श्रृंखला बनाते हुए पाई जाती हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस, ये कैसा होता है? स्ट्रेप्टोबैसिलस प्रकार के जीवाणु होते हैं जिसमें छड़ाकार संरचनाएं कैसी हैं? श्रृंखला बनाते हुए पाई जाती है, जबकि इसमें 2-2 के रूप में पाई जाती है। दूसरे होते हैं कोकाई जीवाणु। दूसरे कौन से होते हैं? कोकाई जीवाणु, COCCI। ये कोकाई जीवाणु जो होते हैं ना, 0.5 से 2.5 माइक्रोन के होते हैं। ये कोकाई जीवाणु की जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे डिप्लोकोकाई। अब जो ये कोकाई जीवाणु है ना, इनको हम गोलाकार जीवाणु भी कहते हैं, यानी कि इनकी आकार कैसा होता है? गोल होता है या अंडाकार होता है। इंग्लिश में कह जाते हैं तो स्फेरिकल कहते हैं इनको। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्फेरिकल कहते हैं, राइट। तो ये जो कॉक्सी जीवाणु है ये भी क्या है? निम्न प्रकार के हैं, जैसे डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई में 2 गोलाकार संरचनाएं होंगी। इस तरह की संरचनाएं, ये क्या है? 2-2 है ना। तो इस प्रकार के जीवाणु जो होंगे किस प्रकार के होंगे? डिप्लोकोकाई। जैसे डिप्लोकोकस निमोनी, जो निमोनिया का जीवाणु है डिप्लोकोकस निमोनी, वो किसका एग्जाम्पल है? डिप्लोकोकाई का है। ऐसे टेट्राकोकाई है। टेट्राकोकाई में कितनी इकाई होंगी? गोलाकार 4 इकाई होंगी। इस तरह के टेट्राकोकाई। इसी तरह से स्टेफिलोकोकाई। स्टेफिलो का मतलब होता है गुच्छा। स्टेफिलो का मतलब क्या होता है? गुच्छा, यानी कि गोलाकार संरचनाओं का गुच्छा। कोकाई का मतलब गोलाकार, स्टेफिलो का मतलब गुच्छा। मतलब गोलाकार संरचनाएं कैसी पाई जाती हैं? गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं। वो जीवाणु कैसे कहलाते हैं? स्टेफिलोकोकाई कहलाते हैं। जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जैसा जीवाणु है स्टेफिलोकोकाई है। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में ना जो गोलाकार संरचना होती है, जिस तरह से माला होती है, मणकों की माला होती है, यानी कि छोटी छोटी मणिकाओं की माला होती है, उसके समान दिखाई देती है। यानी माला के समान इस तरह से मणिका के समान दिखाई देती है, वो क्या कहलाता है? स्ट्रेप्टोकोकस कहलाता है। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी जीवाणु जो होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी जीवाणु जो है किस करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा एक जीवाणु दूसरा होता है जो कि निमोनिया का है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी किस तरह का होता है? इस तरह का होता है, राइट। तीसरे जीवाणु जो होते हैं सर्पिलाकार होते हैं। सर्पिलाकार जैसे ये इस तरह से स्पाइरल, ये सर्पिलाकार है, घूमे हुए होते हैं। ये कैसे जीवाणु है? स्पाइरलम, यानी कि सर्पिलाकार। स्पाइरलम का मतलब क्या है? सर्पिलाकार। जैसे एग्जाम्पल है इसका सर्पिलाकार जीवाणु का स्पाइरलम वॉल्यूटेंस। ये स्पाइरलम वॉल्यूटेंस जीवाणु है जो सर्कल बनाते हुए पाए जाते हैं, यानी कुंडलन बनाते हुए पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पाए जाते हैं विब्रियो जीवाणु। ये विब्रियो जीवाणु जो होते हैं कोमा आकृति के होते हैं। जिस तरह से कोमा लगाते हैं ना, ये इस तरह से कोमा के समान होते हैं, जैसे इस तरह के। ये जीवाणु कैसे हैं? विब्रियो जीवाणु हैं और किस आकृति के होते हैं? कोमा आकार के होते हैं। जैसे जो हैजा होता है ना, हैजा कौन से जीवाणु के कारण होता है? विब्रियो कोलेरा। तो विब्रियो कोलेरा है किस प्रकार का जीवाणु होता है? कोमा आकार का होता है, इस तरह का जीवाणु होता है। और कैसा कहलाता है? वो विब्रियो जीवाणु कहलाता है। हैजे का जीवाणु कैसा है? विब्रियो आकार का है, कोमा आकार का, जैसे विब्रियो कोलेरा। नेक्स्ट है तंतुमय जीवाणु, यानी कि तंतु के समान संरचना पाई जाती है। ऐसे जीवाणु जिनकी संरचना तंतु के समान होती है वो कैसे कहलाते हैं? तंतुमय। जिनका आकार 15 से 21
21 माइक्रोन होता है, सर्वाधिक होता है 15 से 21 माइक्रोन। जैसे थियोथ्रिक्स है